हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 बिजनेस स्टडीज का इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है स्टाफिंग। ये है सेम 4 का फर्स्ट मतलब चैप्टर है। एक्चुअली 7th यूनिट्स है, क्योंकि 12 का ये 7th यूनिट्स है। तो ये क्लास 12 सेमिस्टर 4 का फर्स्ट यूनिट में मतलब 7th यूनिट में है ये, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर है ये सेमिस्टर 4 के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग लेके। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर, और साथ साथ में इस सेमिस्टर का भी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बिजनेस स्टडीज के ऊपर। पिछले सेमिस्टर में हमने कंबाइंड एक शॉर्ट मतलब वन शॉट बनाया था बिजनेस स्टडीज का लास्ट मोमेंट में, लेकिन हम इस बार चाहे कि पूरा साल में या पूरा मतलब जो सेमिस्टर है इसमें पूरा जो आपका सिलेबस है उसको धीरे धीरे करके आपको समझाए बीएसटीडी और कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, तो आपका काम क्या होगा, हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके जो नोट्स हमने दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, वो आपको नोट करना है। और साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, तो चले फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थियोरिटिकल पेपर है, थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए बच्चे जनरली पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं और जो हम बोलेंगे थोड़ा आप सुन लेंगे, धीरे से सुनेंगे, तो हो सकता है आपके लिए अच्छा हो जाए, है ना। आप थोड़ा सा धीरज रख के और ध्यान से थोड़ा सा सुन लेंगे हमारी बात और ये नोट्स रखेंगे लिख के, तो यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी के आधार पे तो आप आंसर भी कर पाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको आंसर करना है और आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चले आप स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, है ना। अभी थोड़ा सा छुट्टी का मतलब माहौल चल रहा है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा बच्चे। चलिए स्टाफिंग, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है स्टाफिंग। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसके ऊपर। तो इसमें हमने क्या किए हैं कि जो बंगाली वाले हैं उनके लिए बंगाली नोट्स भी दिए हैं। देखिए आप साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हमने बंगाली नोट्स भी दिए हैं, साथ साथ में उसके दिए हैं। जो लोग बंगाली में लिखने वाले हैं वो बंगाली में नोट्स कॉपी करें, जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो इंग्लिश में नोट कॉपी करें। ठीक है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफिंग। स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग का क्या डेफिनेशन है, स्टाफिंग किसको हम बोलेंगे। चलिए देखते हैं पहले स्टाफिंग का डेफिनेशन, है ना। पहले स्टाफिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोला गया है। स्टाफिंग refers to the process of recruiting, selecting, training and developing the right people for the right job in an organization. Simple. स्टाफिंग का क्या मतलब है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्चुअली पहले रिक्रूट करते हैं, फिर उसके बाद से सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट किए हुए जो पीपल है, जो एम्प्लॉइज है, वर्कर है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं और उसका डेवलपमेंट करते हैं। साथ साथ में क्या करते हैं, जो सही पीपल सही जॉब के लिए मतलब जो जिस काम के लायक है उसको उसी काम पे हम लगाते हैं। ये पूरा जो काम है इसी को हम बोलते हैं स्टाफिंग। तो आप समझ में आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का कितना जरूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है, वर्कर करते हैं, एम्प्लॉइज करते हैं। तो प्रॉपर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना और प्रॉपर एम्प्लॉय को सही तरीके से सही जॉब में लगाना एक इम्पोर्टेंट काम है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो काम कौन करता है, स्टाफिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। इसका बंगाली भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया है। इट एंश्योर्स, क्या करता है, इट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हैज द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स इफेक्टिवली। क्या बोला है कि भाई ये जो स्टाफिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करता है कि भाई सही एम्प्लॉय को सही जगह पे बैठाया जाएगा, मतलब सही क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को, सही स्किल वाले स्किलफुल पर्सन को सही जॉब में हम बैठाएंगे कि वो इफेक्टिवली काम कर पाए। ठीक है, ये इंश्योर करता है कौन, स्टाफिंग। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रहा होगा, हम तो गार्ड नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा साइड हो जा रहा है इसलिए। तो चलिए पास्ट आप देखते हैं कि नेचर और फीचर्स क्या है, स्टाफिंग का नेचर और फीचर्स क्या है। ठीक है, क्या है नेचर्स और फीचर्स वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। ये जो स्टाफिंग का जो काम है ये क्या है, एक मैनेजरियल
फंक्शन है। स्टाफिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग भी जैसे कि मैनेजमेंट का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना जैसे काम इम्पोर्टेंट काम है, उसके तरह ही ये जो स्टाफिंग का जो काम वो भी मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट फीचर्स क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोला है, इट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। मतलब एक बार हमने स्टाफिंग का काम कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पीपल लीव और रिटायर, न्यू एम्प्लॉइज मस्ट बी रिक्रूटेड एंड ट्रेन कंटिन्यूअसली। क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, किसी का एज हो जाएगा, उसका रिटायरमेंट हो सकता है, तो रिटायरमेंट होगा या कोई छोड़ के जाएगा, उसके जगह फिर नए लोगों को, नए एम्प्लॉय को आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको ये स्टाफिंग का काम करते चलना है। नए लोग आएगा, नए लोगों को ट्रेनिंग देना है ना, ये काम आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका मतलब है ये वन टाइम जॉब नहीं है। चलिए आगे बढ़े। और क्या है, कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोला है कि स्टाफिंग डील्स विथ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन। क्या करते हैं, कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के साथ ये जुड़े हुए हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो वर्कर है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना, प्रॉपर तरीके से उसको मोटिवेट करना, काम करने के लिए मोटिवेट करना, ये सब काम इसका है। ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना और उसका विकास करना, मतलब उसका डेवलपमेंट करना, ये किसका काम है, स्टाफिंग का काम है। तो मतलब ये एक ह्यूमन रिसोर्स के साथ कॉन्सर्न है। नेक्स्ट क्या है, गोल ओरिएंटेड। क्या बोला गया है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। क्यों, सामने गोल रख के तो हम आगे जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि द मेन एम ऑफ स्टाफिंग इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एक्टिवली थ्रू एफिशिएंट मैन पावर। एक्चुअली अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसमें हम पहुंचना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट करना। तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो आपको काम भी तो ऐसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एफिशिएंट लेबर चाहिए, एफिशिएंट एम्प्लॉयज चाहिए, जो एफिशिएंट मैन पावर चाहिए, जो अच्छे काम करे, जिसका स्किल अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। तो आपका जो कॉस्ट होगा मिनिमाइज होगा, वेस्टेज कम होगा, तो फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है ये मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको सामने रख के काम करता है। ठीक है, क्लियर। और क्या है, वाइड स्कोप है ना, इसका वाइड स्कोप है। जैसे स्टाफिंग इंक्लूड्स क्या क्या काम है इसके अंदर, फंक्शंस लाइक मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्राइजल, इतने सारे काम इसके अंदर आता है। ठीक है, इतने सारे काम इसके अंदर आता है। तो इसका मतलब है इनका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है ना। ये इतने सारे काम आपको करना पड़ता है स्टाफिंग के अंदर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। जो लोग बंगाली में लिखने वाले हैं इसके लिए एकदम से नीचे दिया हुआ, जैसे स्टाफिंग এর জন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা, নিয়োগ, নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন সমূহ এই সব করতে হবে। ঠিক আছে, এই সব কিছু এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঠিক আছে, যারা বাংলায় করছো তারা এখান থেকে বাংলায় নোটটা লিখে নেবে, আর যারা হিন্দিতে করছো, इंग्लिशে করছো তারা डेफिनेटली इंग्लिशে এখান থেকে लिखবে। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े, समझ में आया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे स्टाफिंग का काम होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है वो आपको देखना है। एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर ऐसे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आपका क्वेश्चन आता है तो आपको जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको ऐसे स्टेप्स में ही लिखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप किसी स्टेप को आगे लिख दिए, किसी को बाद में लिखे, जो पहले होना था उसको बाद में लिखे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब हर स्टेप्स लिखेंगे लेकिन फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये स्टेप ही लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान पे रखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर। हमने क्या बोला समझ में आया। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। क्या बोला गया है कि भाई प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है उसके बारे में आपको बोलना है। जैसे देखिए
पार्ट क्या है, फर्स्ट काम क्या होगा, फर्स्ट काम होगा आपका मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग आपको पहले करना पड़ेगा। क्या बोला है, डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट काम होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का एम्प्लॉयज लगेगा और कितना एम्प्लॉयज लगेगा, मतलब किस टाइप का, मतलब हाईली स्किल, सेमी स्किल या अनस्किल लेबर, किस टाइप का लेबर आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन लगेगा, वो पहले आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, है ना, पहले से प्लानिंग करना आपको पड़ेगा। ठीक है, पहला काम ये है आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट का काम करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट का काम करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट का काम एक्चुअली क्या है, सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। एक्चुअली रिक्रूटमेंट का काम ये होता है कि जो जॉब सीकर है उसको ढूंढो, जो प्रॉपर जॉब सीकर है, जो काम चाहते हैं उसको ढूंढ के निकलना है, फिर उसके बाद उसको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उनको एनकरेज करना है कि भाई हमारे पास आओ, हम अपना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको अच्छा काम देंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। इस तरह से लोगों को समझा के जो लोग काम करने वाले हैं उसको एनकरेज करना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको बुलाना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो पहले मैन पावर प्लानिंग करेंगे, उसके बाद जिस टाइप का लेबर आपको चाहिए, जिस टाइप का एम्प्लॉयज आपको चाहिए, उस हिसाब से आप लोगों को, जो जॉब सीकर है, जो नौकरी करना चाहते हैं, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप इंसिस्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे जॉब के लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या बोला है, सिलेक्शन। आप जिसको हमें जिसके एप्लीकेशन हमने लिए हैं, जो एम्प्लॉयज को हम क्या किए, जो एम्प्लॉय को हम, जो एम्प्लॉय नहीं, जो जॉब सीकर था, जिसको हमने रिक्रूट किए हैं, जिसको बुलाए हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। मतलब आपको 10 चाहिए तो आप 100 को बुलाएंगे, उसमें से आपको चूज करके लेना पड़ेगा ना। तो चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो सबसे अच्छे कैंडिडेट होगा, एप्लीकेंट, जो इतने सारे एप्लीकेंट के अंदर जो सबसे अच्छा एम्प्लॉय मतलब कैंडिडेट होगा, उनको आप क्या करेंगे, चूज करेंगे, है ना। जो लोग आपके पास अप्लाई किए थे उसमें से जो बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा, उसको आप चूज करेंगे। तो वो काम आपका सिलेक्टिंग का है। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसके बाद जिसको आपने चूज कर लिए, चॉइस कर लिए, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर जॉब में आपको लगाना है और उसके मतलब वो जॉब के साथ आपको उनके साथ मैच करवाना है और जो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट है उनके साथ आपको उनका इंट्रोडक्शन कर देना है। ठीक है, तो मतलब ओरिएंटेशन कर देना है, मतलब प्लेसिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द राइट जॉब। सही जॉब के लिए सही लोग आपको चुनाए हैं, तो सही जॉब में उसको बैठाना है और उसके साथ साथ इंट्रोड्यूसिंग हिम टू द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरमेंट है, जो लोग और जो लोग काम करते हैं उनके साथ उनका एक ओरिएंटेशन कर देना, मतलब इंट्रोड्यूस कर देना, भाई ये आदमी आज से ये काम संभालेगा, जो जो इनके साथ लिंक है तो उनके साथ वो अपना मतलब मिलजुल के काम करे या उसके साथ बात करे। तो इस तरह से उनको एक ओरिएंटेशन कर दिया जाता है या इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, ये काम है। इसके बाद क्या करेंगे, भाई इनको इंट्रोडक्शन दे दिया, सब कुछ हो गया, इसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है, कैसे होता है, काम कैसे करना होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उसका जो क्वालिटी है उसको और डेवलप करना पड़ेगा। तो इम्प्रूविंग द स्किल्स, उसका जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्किल्स, नॉलेज एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। प्रॉपर तरीके से उसका जो काम है ऑफ द जॉब या ऑन द जॉब, उसको ट्रेनिंग देके उनको तैयार कर देना है काम के लिए कि उसका स्किल बढ़ जाए, उसका नॉलेज बढ़ जाए और उसका डेवलपमेंट हो और अच्छे तरीके से और अच्छे करके वो काम करे, जो कि वेस्टेज ना हो और एफिशिएंट बन जाए, तो आपका कॉस्टिंग भी कम पड़ेगा। तो ऐसे उसको तैयार कर देना है। नेक्स्ट काम क्या है भाई, नेक्स्ट काम क्या है, उसके बाद उसका काम क्या है, परफॉर्मेंस अप्राइजल। इसके बाद आपने काम पे लगा दिया उनको, काम वो कर रहे हैं, तो कितना अच्छा काम किए हैं, कितना काम नहीं कर पाए हैं, तो उसका एक इवोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो क्या करेंगे, इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड गिविंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट।
एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है उसको आप इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद अगर कुछ कमियां उसके अंदर आपको लगा तो उसको फीडबैक दे कि भाई आपको इम्प्रूव करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये जगह ठीक हुआ है, ये जगह ठीक नहीं हुआ है, इसको इस तरह से करना, आपको ऐसे इम्प्रूव करना है, ऐसे उनको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, प्रमोशन एंड कॉम्पेंसेशन। आप क्या करना है, गिविंग फेयर प्रमोशन एंड एडिक्वेट सैलरी टू डिजर्विंग एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयज आपने ट्रेनिंग देके डेवलप करके इन जगह पे लाए हैं, उनका अगर आपको प्रमोशन देने का काम टाइम आएगा, मतलब उसको प्रमोशन देना चाहिए, तो आपको प्रमोशन देना होगा उनको, और साथ साथ में सही सैलरी जितना वो डिजर्व करता है उनके काम के हिसाब से, उनके एफिशिएंसी के हिसाब से जितना सैलरी वो डिजर्व करते हैं उनको आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आया। ये है बिल्कुल स्टाफिंग का प्रोसेस। आप ये अगर आंसर लिख देंगे एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जो सीरियल जिस तरह से हमने बताया ऐसे ही आपको पॉइंट्स को आपको लिखना है, आगे पीछे आपको नहीं करना। अगर आगे पीछे करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब स्टाफिंग समझ में आया, फीचर्स समझ में आया, स्टाफिंग का प्रोसेस समझ में आया। अब आपको समझना है कि भाई स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग क्या चाहिए, क्या है ना, स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ये आपको जानना है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। चलिए आप देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत है स्टाफिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट 1 में हम आते हैं, भाई क्यों भागते हैं। देखिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर सही लोगों को सही काम पे लगाना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सही लोगों को सही काम पे लगाना है ना। स्टाफिंग इंश्योर दैट द मोस्ट सुटेबल पर्सन इज अपॉइंटेड टू ईच जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। मतलब ये स्टाफिंग ये चीज इंश्योर कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई हम सही लोगों को, सही एम्प्लॉयज को सही जॉब के लिए चुना है और सही जॉब में उसको लगाया है। ये कंफर्म कर दे कि जो स्किल्स उसके अंदर है, जो क्वालिफिकेशन उसका है, उसी हिसाब से उसी जॉब में हमने उसको लगाया। जैसे आपने कहीं एक अकाउंटेंट बैठना चाहते हैं तो जरूर आप कोई बीकॉम या एमकॉम पास हुआ या सीए पास हुआ, ऐसे कोई व्यक्ति को, या एमसीए इंटर पास हुए हैं, ऐसे कोई व्यक्ति को अपना वो जॉब सौंपेंगे, क्योंकि वो उसी के लिए तैयार है करने के लिए, उसी के लिए उसका नॉलेज भी है और स्किल भी है ना। तो कोई और किसी को ऐसे बैठा दिया जिसी को अकाउंट्स का नॉलेज ही नहीं है तो काम नहीं होगा ना। तो ये चीज इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को हम राइट जॉब में लगाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स एंड पोटेंशियल। किसी एम्प्लॉयज का जो स्किल्स है, जो पोटेंशियलिटी है, ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि उसका जो स्किल्स है, एफिशिएंसी है, उसका जो पोटेंशियलिटी है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया जाए, मतलब बेस्ट यूटिलाइज उसका कर लिया जाए। ये चीज एक इंश्योर करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो काम करने आते हैं आपके पास, जो एम्प्लॉयज है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना जो है वो ये स्टाफिंग जो सिस्टम है ये इंश्योर कर देते हैं आपको। ठीक है, क्लियर है। इंप्रूव्स एम्प्लॉय एफिशिएंसी। क्या करता है, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। कैसे, थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन स्टाफिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। सही है कि भाई एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से हम ट्रेनिंग देंगे, साथ साथ में उसको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है उनका मतलब स्किल भी बढ़ेगा और वो काम करने के लिए उसके अंदर एक एनकरेजमेंट आएगा, तो वो अच्छा काम करेगा, वो मोटिवेट होगा, काम अच्छे तरीके से करेगा, तो फिर उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा। ये चीज इंश्योर करता है कौन, स्टाफिंग। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप इस नोट को लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। बहुत अच्छा नोट से आपका बहुत अच्छा काम आएगा। शॉर्ट में है लेकिन बिल्कुल क्लीन है, आप ये लिखेंगे तो मार्क्स जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। क्या करता है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। क्यों,
व्हेन स्किल एम्प्लॉइज परफॉर्म्स इफेक्टिवली इट लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली अगर आपका जो वर्कर है वो स्किल्ड एम्प्लॉइज है, वो अच्छे तरीके से एक्टिवली परफॉर्म करे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका कॉस्ट कम पड़ेगा, चीज बनाने का खर्चा कम आएगा। एक आदमी 10 बनाता था, अभी 15 बना देते हैं, तो फिर फायदा नहीं हुआ आपको। तो एक ही सेम सैलरी में आपको 10 की जगह 15 बन रहा है, तो क्या होगा, आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट वो होगा, आपका कॉस्ट कम पड़ेगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, है कि नहीं? क्लियर है? आगे चलते हैं फिर। नाउ रिड्यूस लेबर टर्नओवर। क्या करता है, लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करते हैं। क्यों? बाय प्रोवाइडिंग फेयर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, स्टाफिंग रिड्यूस एम्प्लॉइज टर्नओवर। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब जो एम्प्लॉय बार बार चले जाते हैं, फिर नए एम्प्लॉय लाना पड़ता है, चले जाते हैं, नए एम्प्लॉय लाना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उसको सही सैलरी देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसका प्रमोशन का मतलब मौका देंगे, तो फिर क्या होगा, स्टाफ आपको छोड़ के नहीं जाएगा, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अगर स्टाफ नहीं जाता है तो नए नए एम्प्लॉय रिक्रूट करने का झंझट नहीं रहेगा। नए नए रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसमें खर्चा भी ज्यादा है, रिक्रूटमेंट का जो खर्चा मतलब एम्प्लॉय करने का, स्टाफिंग का, फिर प्रोसेस में मतलब करने का जो खर्चा है वो बढ़ेगा, है ना। जो नए नए रिक्रूट करेंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो इसमें झंझट और प्रोडक्टिविटी भी ठीक से नहीं होगा। उसको बार बार ट्रेनिंग दो, तैयार करो, ऐसे करने में टाइम चला जाएगा। तो इसमें स्टाफिंग क्या करता है, आपको ये इंश्योर करता है कि आपका लेबर टर्नओवर कम हो, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो काम है वो स्मूथली चलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये स्टाफिंग का एक इंपॉर्टेंस है। और क्या है भाई, और क्या है, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल्स, है ना। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं जो व्हेन एम्प्लॉइज आर well placed and fairly rewarded, they feel motivated and satisfied। अगर आप एम्प्लॉइज को सही जॉब में लगाएंगे, जो सही स्किल वाले लोग हैं सही जॉब में लगाएंगे उसको, तो और उसके साथ साथ उसका जो रिवार्ड है, मतलब उसका जो तनख्वाह है, सैलरी है, फैसिलिटीज है, वो अगर आप सही देंगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेट भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए वो सेटिस्फाई भी होगा, है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है तो उसका काम करने का मन नहीं लगेगा, वो कुछ दिन काम करेगा लेकिन उसके बाद वो छोड़ के जरूर जाएगा, या काम करेगा लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना, मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टाफिंग ये इंश्योर करता है। ठीक है, और क्या है भाई, इंश्योर कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। क्या बोला है कि प्रॉपर स्टाफिंग क्या करता है, इंश्योर्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ट्रेन पर्सनल, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन ऑपरेशन। क्या करता है कि भाई जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग दिया जाता है और उसका इम्प्रूव करते हुए चलता है। तो ट्रेंड बंदे को हर समय ट्रेन पर्सनल आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलता रहता है, तो फिर क्या होगा, आपका जो ऑपरेशन जो है, जो काम है, वो रुकेगा नहीं, वो स्टेबली चलता रहेगा, उसमें कोई छेद नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? ये था हमारा इंपॉर्टेंस, क्लियर, ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। यहाँ तक क्लियर है? तो आपके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जितना हमने अभी पढ़ा है, इसके लिए 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से हो सकता है वो लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको और लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। फिर उस आपको लिए हमने 3 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन, जितना तक हमने पढ़ा है उसके अंदर जो क्वेश्चन हो सकता है वो भी आपको दिए, जो कि आपका एग्जाम में 2 और 3 एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए। साथ में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन इस पार्ट से आ सकता है वो भी आपको हमने यहाँ पे दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट कीजिए या इसको पॉज करके लिख लीजिए। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद थोड़ा सा और एक पार्ट हम इस लेक्चर में समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी पार्ट समझाएंगे, और एक पार्ट जो कि इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा टाइम है, डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमारा एक टॉपिक है कि स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है,
ये आपको समझाना है, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट होता है, देखते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया आपको, स्टाफिंग इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस दैट डील्स विद अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ये तो आपको पहले भी बताया हमने कि स्टाफिंग ऐसे एक प्रोसेस है, एक इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है जो ये चीज एश्योर करता है कि सही व्यक्ति को सही काम पे अपॉइंट किया जाए। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ क्लोजली, बहुत करीब से ये जुड़े हुए हैं, बिकॉज बोथ फोकस ऑन मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि दोनों का ही एक ही फंक्शन है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, उसको इफेक्टिवली यूज किया जाए, जो कि स्टाफिंग का भी वही लक्ष्य है और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी वही लक्ष्य है ना। क्लियर, चलिए फिलहाल नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान ले तो और ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन हमने दिया है। क्या बोला है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब HRM रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखिए लगभग आपके साथ यही नहीं दे रहा कि जो काम वो स्टाफिंग का है वही तो है इनका काम। ये भी वही चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी काम वही है कि रिक्रूट करे, इसमें से सिलेक्ट करे, उसको ट्रेन करे, डेवलप करे, उसको काम करने के लिए मोटिवेट करे और ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करे। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या बोला गया कि इट treats employees as valuable assets and aim to maximize their potential and contribution towards organizational success। ये क्या करता है कि भाई ये एम्प्लॉइज को अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करता है। HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट की तरह ट्रीट करता है और उसका जो पोटेंशियलिटी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, जो बंगाली में लिखने वाले हैं बंगाली में नीचे लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। क्या बोला है, এটি কর্মচারীদের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের দক্ষতা ও অবদানের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্য রাখে। ঠিক আছে, যারা বাংলা লিখছো তারা এই বাংলা নোটসগুলো লিখে নাও। क्लियर, चलो आगे जाइए, चलते हैं फिर आगे। हाउ स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। अभी हमने बोला ना पार्ट ऑफ HRM, स्टाफिंग पार्ट ऑफ HRM हमने बोला है, तो कैसे देखते हैं फिर कैसे ये पार्ट ऑफ HRM है। चलिए, क्यों हम इसको पार्ट ऑफ HRM बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉमन ऑब्जेक्टिव। अभी हमने दोनों को पढ़ा है, दोनों का ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ में आया। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, both staffing and HRM aim to ensure that the right people are selected, trained and motivated to achieve organizational goal। सही व्यक्ति को सही तरीके से ट्रेन करना है, उसको मोटिवेट करना है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को मतलब सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सेटिस्फाई हो। ये दोनों का तो सेम गोल है भाई, HRM का भी गोल वही है और आपका स्टाफिंग का भी सेम गोल है ना। नेक्स्ट, और जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, क्या बोला गया है कि स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन व्हिच आर आल्सो एसेंशियल HRM फंक्शन। अभी हमने बताया कि HRM का भी तो काम है रिक्रूटमेंट एंड उसको मतलब रिक्रूट करना एंड सिलेक्ट करना, वो उसका काम है। द पॉलिसी एंड स्टाफिंग इंप्लीमेंट इट, दोनों ही आपका देखिए HRM का रिलेटेड फंक्शन है, दोनों का ही फंक्शन है। जो HRM क्या करते हैं, इसका पॉलिसी और करते हैं और स्टाफिंग इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब HRM पॉलिसी बनाते हैं, स्टाफिंग उसको इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। फिर क्लियर, आगे चले। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। HRM प्लान्स एम्प्लॉइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स while staffing क्या करता है, ensure that employees actually receive and apply them actively। क्या बोला है कि HRM जो है वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं
और स्टाफिंग उसको इंश्योर करता है कि भाई उनको वो ट्रेनिंग मिला है और वो ट्रेन होके इफेक्टिवली उसको यूज किए कर रहे हैं, मतलब वो ट्रेनिंग उसको इफेक्टिवली मिल रहा है और इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं। ये आपको कंफर्म करते हैं कौन? स्टाफिंग। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल बोथ फंक्शन एसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। अब देखिए दोनों का ही एक ही लक्ष्य है कि भाई एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट करे और उसका जो प्रोडक्टिविटी उसको इम्प्रूव करे एंड एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे। ये दोनों का स्टाफिंग का भी है और आपका इसका आपका HRM का भी, दोनों का ही लक्ष्य सेम है। नेक्स्ट क्या बोला गया भाई, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड मोटिवेशन। HRM creates policies for employees welfare, salary and promotion, है ना। While staffing क्या करता है, implements those policies through your proper placement and supervision। तो HRM क्या करता है, पॉलिसीज बनाते हैं एम्प्लॉयज का वेलफेयर के लिए, सैलरी के लिए, प्रमोशन के लिए, जहां पे स्टाफिंग उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको काम पे लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, उस पॉलिसीज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, जो कि प्रॉपर तरीके से सही व्यक्ति को सही जगह प्लेसमेंट देते हैं और सुपरविजन करके उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चले। नाउ मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। Staffing helps HRM in maintaining a stable workforce by reducing turnover and ensuring job satisfaction। है ना, HRM जो चाहते हैं उसके लिए स्टाफिंग ये काम करते हैं कि भाई वर्क फोर्स जो है प्रॉपर लोगों को प्रॉपर काम पे उसमें लगाए हैं और उनको मोटिवेट किए हैं। तो फिर स्टाफिंग HRM को ऐसे हेल्प कर रहा है कि भाई जो टर्नओवर है, ह्यूमन रिसोर्स का जो टर्नओवर है वो घट जाए, बार बार आना जाना ना हो। जो एम्प्लॉयज को हम रिक्रूट करेंगे वो काफी दिन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे और सेटिस्फाई होके काम करे, मोटिवेट होके काम करे। ठीक है, ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। HRM सेट्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड पॉलिसीज एंड स्टाफिंग मेंटेन्स डेली कोऑर्डिनेशन थ्रू सुपरविजन एंड डायरेक्शन। HRM सेट करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बना देते हैं, पॉलिसीज बना देते हैं, स्टाफिंग उसको मेंटेन करता है डेली का डेली, लोगों में आपस में एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाते थ्रू सुपरविजन एंड डायरेक्शन। प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। कौन? स्टाफिंग का काम ये होता है। तो फिर HRM का जो मतलब गोल है वो सेटिस्फाई होता है, वो फिर पॉलिसी बना देते हैं और स्टाफिंग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो दोनों में कैसे रिलेशन है ये समझ में आया। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है और ये जो अभी आपको हमने नोट्स दिए हैं इसको जरूर आप कॉपी करके रखिए या इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए, आपका काम जरूर आएगा, है ना, एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, और थोड़ा सा थ्योरी है, आपको बोर्ड लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा झेल लीजिए हमारे साथ, है ना। आपके लिए तो हम बैठे, आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपका हेल्प हो इसलिए हम बैठे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ HRM का एक पार्ट होके क्या पार्ट है ये, और ये इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों पार्ट है, क्यों चाहिए इनको, पहले देखते हैं। क्या करते हैं, वही बात है, एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बात हुई घुमा फिरा तो वही आता है कि भाई ये इंश्योर करता है ह्यूमन टैलेंट इज यूटिलाइज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू स्किल एंड पोटेंशियल वाइज, उसका जो काम करने का क्षमता है और उनको जो मतलब स्किल्स है उसको प्रॉपर, उसका जो टैलेंट है उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, ये चीज ये इंश्योर करता है। और क्या होता है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। जनरली अगर आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेन करेंगे तो प्रॉपर ट्रेन एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्न है, प्रॉफिट है, वो बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा, है ना। और क्या है भाई, improves employees moral,
फेयर प्लेसमेंट एंड प्रमोशन क्रिएट सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। अगर आप सही एम्प्लॉयज को सही जगह लगाएंगे और उनको काम में सही तनख्वाह देंगे, उनका सेटिस्फेक्शन आएगा, तो फिर वो मोटिवेट भी होगा काम करने के लिए, क्योंकि उनको सही पैसा मिल रहा है, सही फैसिलिटीज मिल रहा है, और जो काम वो करना चाहते थे वही काम उसको मिला है, तो ज्यादा वो सेटिस्फाई होगा एंड मोटिवेटेड होगा, है ना, तो काम भी अच्छा करेगा। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स। वर्कफोर्स स्टेबल होगा, वर्कफोर्स टर्नओवर जो है वो घट जाएगा, है ना, एम्प्लॉयज टर्नओवर घट जाएगा। जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस काम करे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये टर्नओवर को रिड्यूस कर देते हैं। और HRM मतलब स्टाफिंग हेल्प्स HRM टू कीप एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज है, अच्छे स्किल एम्प्लॉयज है, उसको पकड़ के अपना ऑर्गेनाइजेशन रखने में क्षमता लाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, एंश्योर अचीवमेंट ऑफ HRM गोल्स। HRM का जो मेन गोल्स है क्या है, स्टाफिंग कन्वर्ट्स HRM प्लान्स इनटू एक्शन बाय सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय। अचीवमेंट HRM का जो मेन गोल था, कुछ चीज कैसे करना उसका प्लान करना, और प्लान करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। और स्टाफिंग क्या करता है, वो जो प्लान बनाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेके सही एम्प्लॉय सिलेक्ट करके उसका डेवलप करके सही जगह पे काम पे लगाते हैं। तो इसका मतलब है इसमें HRM का भी गोल सेटिस्फाई होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके आधार पे अभी जो सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा है उसके आधार पे भी हमने 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में उतार लीजिए। जो हमने पढ़ाया आपको, जो नोट्स दिए हैं उसके आधार पे ये सब क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा। एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप जरूर आंसर कर पाएंगे और सही अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया, आप 5 पॉइंट्स लिखिए और पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, सही चीज क्लियर कीजिए, तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लिखिए, लेकिन सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन एक बात है, अगर जहां पे क्वेश्चन आपको कोई स्टेप्स लिखने के लिए बोला जाएगा, आपको प्रोसेस लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आपको हर पॉइंट आपको सीरियली लिखना ही पड़ेगा। उसमें अगर 5 नंबर है लेकिन आपका 8 पॉइंट्स है, 8 ही आपको लिखना पड़ेगा और सीरियली लिखना पड़ेगा। आगे पीछे नहीं करना है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आगे पीछे करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना तक। आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, ज्यादा मतलब बोरिंग नहीं बनाएंगे, है ना। तो इतना तक ही आपको दिए हैं, है ना। বেশি আমি কাউকে বিরক্ত করছি না, অল্প অল্প পড়বো এবং পড়তে পড়তে তৈরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো সেই জন্য আমি একটু অল্প করেই পড়ালাম, তোমরা পড়তে থাকো साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो फिर ये हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो पार्ट और बाकी है उसको डिस्कस करते चलेंगे, धीरे धीरे इसको करते चलेंगे। आप भी धीरे धीरे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तो आपको जरूर हेल्प होगा। अगर आपको हेल्प होता है तो जरूर आपको वीडियो को आपको दोस्तों को भी शेयर करना पड़ेगा कि दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए, और साथ साथ में कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल का आइकन दबा के रखना है, क्योंकि ये पूरा सेम में आपको वीडियो आता रहेगा। जैसे ही हम वीडियो छोड़ेंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।